जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज एडिटोरियल डिस्कशन तो हम नहीं करेंगे बिकॉज आज इतने ज़्यादा रेलेवेंट एडिटोरियल्स नहीं आए। जैसे कि आप जानते हैं कि कल चुनाव का रिजल्ट आया था, इस करके बहुत ज़्यादा चर्चा जो न्यूज़पेपर्स में है, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, हर एक न्यूज़पेपर में ज़्यादातर चर्चा आज इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर रही है। अब देखिए, इलेक्शंस की बातचीत करना, उसके नतीजों की बातचीत करना, डे टू डे डिस्कशन में, अपनी गॉसिप में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए चलो ठीक है, वहां पे चलो मजा आता है बात करने का। लेकिन अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो अकेडमिकली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए सब न्यूज़ रेलेवेंट नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम रेगुलरली आपके साथ बहुत बेहतरीन कंटेंट शेयर करते रहें, तो आज हम एडिटोरियल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बजाय हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े रेलेवेंट हैं, आपकी तैयारी के पर्टिनेंट हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रहेगा, तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या इवन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो वहां पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में वो रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के रिगार्डिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स की हम डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में ज्यादा बातें कर सकें आपके साथ। तो दोस्तों इस टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं, क्यों कंटेक्स्ट में है ये। अभी क्या हुआ था, अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले 4 मार्च को ही प्लेनरी मीटिंग हुई थी एफएटीएफ की, जहां पे ये डिसाइड किया गया था, आपने आई एम श्योर ये सुना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है काफी सालों से। तो पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखने की बात करी गई है। अब घबराइए मत, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, एफएटीएफ क्या है, ये पूरी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं स्लाइड के बाद। ये बात आपको बस थोड़ी समझनी जरूरी है कि जो प्लेनरी जो मीटिंग होती है, ये जो प्लेनरी मीटिंग है, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफएटीएफ। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात इस मीटिंग में वो ये हुई है कि भाई जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ग्रे लिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज आ जाती हैं और ग्रे लिस्ट में से जिम्बाब्वे को हटा दिया गया है। अब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है। तो अगर आप पहली बारी एफएटीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहली बारी एफएटीएफ के बारे में सुना है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो एफएटीएफ क्या है, तो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो कि बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था G7 समिट ऑफ 1989 में पेरिस में। तो ये तब बनाया गया, इसकी स्थापना यानी कि करे को लगभग 33 साल हो चुके हैं। किस पर्पस के लिए बनाया गया था, इसका पर्पस था कि कैसे जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, टेरर फाइनेंसिंग की बात करें, कैसे उस क्राइम्स के साथ लड़ा जा सकता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है कि कैसे ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, कैसे इन तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब 9/11 टेरर अटैक के बाद, यानी कि जो ट्विन टावर अटैक्स हुए थे सितंबर 9 2001 में, तो उसके बाद जो अमेरिका पे अटैक हुए थे, उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने टेरर फाइनेंसिंग को भी अपना एक मेन फोकस एरिया ऐड कर लिया था। यानी कि 1989 में जब इस बॉडी की स्थापना करी गई थी, तब टेरर फाइनेंसिंग एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। टेरर फाइनेंसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है 2001 ऑनवर्ड्स, ट्विन टावर अटैक्स ऑनवर्ड्स ऐड किया गया। उससे पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की बात करी गई थी। और 2012 में एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर लिया गया कि कैसे जो फंडिंग है ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो जो सीरिया में क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, सीरिया में जो 2011 12 13 में जो क्राइसिस चल रहा था, उसके चलते वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की भी यहां पर बात आ गई कि कैसे जो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग द टेरर ऑर्गेनाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल प्रोड्यूसिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उन पे कैसे एक रोक लगाया जा सकता है, उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे कैसे रोक लगाया जा सकता है। तो एफएटीएफ के अभी करंटली 39 मेंबर्स हैं। इंडिया भी एक मेंबर है एफएटीएफ का, चाइना भी मेंबर है एफएटीएफ का। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको प्लेनरी कहते हैं। ये साल में 3 बार ये बॉडी की मीटिंग होती है, ठीक है, विच मीट्स थ्राइस अ ईयर। एक साल में 3 बार मीटिंग होती है। अब ये जो फैक्चुअल बातें हैं ना, ये हमको काम आ सकती हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्री स्पेसिफिक है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए मेन स्पेसिफिक है। दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये काम आ सकते हैं हमको। चलिए, अब इसके अलावा इसमें कुछ ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। देखिए, अब इसमें जैसे हमने बोला 39 मेंबर्स हैं, तो अगर ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट की बात करें तो इंडोनेशिया है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फॉर एग्जांपल कुछ और ऐसी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो ये ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। 39 मेंबर्स हैं, ये बात याद रखती है। तो ये हमारी मेंबर स्टेट्स हैं एफएटीएफ की। तो जैसे आप देख सकते हैं, इंडिया, चाइना,
तो क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि भी इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जो FATF का हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, अमेरिका है, तो ये सब जो मेन कंट्रीज हैं ये सब इसका हिस्सा है। अब हाउ डज FATF वर्क्स, अब यहां पे ये बात समझने को है। तो FATF के 49 कंसोलिडेटेड रिकमेंडेशंस होती है फॉर द कंट्रीज टू फॉलो। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये किससे संबंधित होगी? जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें या कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की बात करें, तो इससे संबंधित कुछ उसमें कंडीशंस होती हैं। तो FATF क्या करता है? FATF ना रेगुलर पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस कंडक्ट करता है अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। इन पीयर रिव्यूड इवैल्यूएशंस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इवैल्यूएशंस, ME। ठीक है, तो अब ये इवैल्यूएशन सबसे पहले से शुरू होती है अपनी जो मेंबर कंट्रीज है, यानी कि जो 39 मेंबर कंट्रीज हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। पर्पस क्या होता है कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस चेक की जा सके ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एफिशिएंटली वो काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, अब जो कंट्रीज परफॉर्म नहीं करती अच्छी तरह से उनके दिए गए गाइडलाइंस के हिसाब से, FATF की दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उन कंट्रीज को इंकरेज किया जाता है। FATF कहते हैं कि भाई आपको टाइम बाउंड ऐसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप एफिशिएंटली फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर एक्ट कर सकें। ठीक है, तो FATF वहां पे टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस देता है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि FATF की ग्रे लिस्ट क्या होती है और ब्लैक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्लेनरी मीटिंग है, अभी हमने बात करी थी कि प्लेनरी मीटिंग हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और प्लेनरी मीटिंग जो उसका सेशन है वो साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है। तो एट द एंड ऑफ एवरी प्लेनरी मीटिंग तो कुछ लिस्ट निकाली जाती है ऑफ कंट्रीज हु आर वर्किंग in compliance with the FATF conditions and countries who are not working in compliance with the standards laid out by the FATF। तो ग्रे कंट्रीज कौन सी हैं? वो कंट्रीज जो कि अपनी इच्छा जता रही हैं कि भाई हम एक्टिवली काम करना चाहते हैं FATF के साथ, ताकि हम अपने देश में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको हम रोक सकें और जो भी फाइनेंसिंग मिल रही है उन क्रिमिनल एक्टिविटीज को उस पे हम ताला लगा सकें। तो वो अपनी इच्छा जताती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो करंटली क्या है? 23 कंट्रीज हैं ऑन द ग्रे लिस्ट। जिम्बाब्वे को भी निकाल दिया गया है। अभी जो लास्ट प्लेनरी सेशन जो 4 मार्च 2022 को हुआ था, आज से हफ्ते पहले जो हुआ था, उसमें से जिम्बाब्वे को निकाल दिया गया है और UAE की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। कुछ और कंट्रीज की बात करें, चलो पाकिस्तान की तो बात हम खास करके 2018 से सुनते ही आ रहे हैं कि ग्रे लिस्ट पे है वो। तो पाकिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस, मोरक्को, अल्बानिया, जमाइका, टर्की, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। यानी कि ये कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तो वो एक्सेप्ट करी कि हाँ भाई ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे, और इनकी जो फाइनेंसिंग जो भी इनको फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, जहां से भी इनको फाइनेंसिंग आ रही है उस पर हम रोक लगाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं एज हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। यानी कि ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि FATF के गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, दे हैव वो, यानी कि वो कहती है कि भाई हम नहीं करेंगे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, वो रिकॉग्नाइज नहीं करती कि उनके कंट्री में कोई टेररिज्म, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कोई ऐसी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब अभी 2 कंट्रीज हैं जो कि FATF के ब्लैक लिस्ट में है। कौन सी हैं? 2 कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। दे आर ऑन द ब्लैक लिस्ट। अब FATF के ब्लैक लिस्ट में आने से इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? जो कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेगा उन कंट्रीज को फाइनेंशियल एड नहीं मिल सकता, लोन्स नहीं मिल सकते, ग्रांट्स नहीं मिल सकते फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये तो एक बात समझने होगी। और उसके अलावा अब जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, अब ये काफी लंबे समय से ब्लैक लिस्ट में है, तो यहां पे फिर देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, विदेशी धन नहीं आएगा, जॉब क्रिएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो यानी कि दिस विल ऑल्सो इंपैक्ट द कैपिटल इनफ्लोज एंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है? देखिए, पाकिस्तान 2008 से ना एक सीसॉ की तरह कभी ग्रे लिस्ट में आ रहा है, कभी ग्रे लिस्ट से जा रहा है। तो 2009 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, तो 2009 के बाद पाकिस्तान ने कोऑपरेट करना शुरू किया विद द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द FATF। 2010 में क्या हुआ? 2010 में पाकिस्तान ने एक कानून निकाला अपनी कंट्री में कि जहां पे कानून में बात करी गई थी कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन FATF ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है। FATF ने कहा कि आपको और कंसिडरेबल एक्शन दिखाना पड़ेगा, जहां पे आप एडिक्वेट एक्शन दिखाइए, जहां पे आप मनी लॉन्ड्रिंग को और स्ट्रिक्ट तरीके से क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, जहां पे आप टेरर फाइनेंसिंग पे और चेक लगा सकते हैं। बिकॉज वाई?
अब ये तो देखिए ओपन, ये तो सीक्रेट है, इसमें तो कोई बात छुपी नहीं है। जितनी भी अगर हम बात करें लश्कर तैयबा की, ठीक है, जैश ए मोहम्मद की, हाफिज सईद की बात करें, तो ये सब जो टेररिस्ट हैं इनको शेल्टर मिलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी टैक्टिकली इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान को इस बात का खतरा, अभी अगर बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फिर देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, ठीक है। पाकिस्तान को फिर कंसेशंस नहीं मिलेंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे IMF से। तो अब पाकिस्तान ने कुछ प्रोग्रेस दिखानी शुरू करी और ठीक है, पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम सारी बातें मानेंगे, जो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमको कहने को कर रहे हैं, हम कड़े से कड़े, हम बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक में रखेगा। तो बाय अर्ली 2015 पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं था, लेकिन अगेन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाता है 2018 में, और फिर FATF ने उसको फिर पाकिस्तान को कहा कि भाई आपको यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आपको फिर से कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे कि आपकी कंट्री में अभी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को शेल्टर मिल रहा है, अभी भी आपकी लीडरशिप के अंडर, चाहे आपकी मिलिट्री है, चाहे आपका ISI है, चाहे आपका सिविलियन लीडर हो, उनके अंडर ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो उनकी टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम कुछ बात करें तो अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान वाज वार्न्ड बाय द FATF कि भाई आपने जो हमने कंडीशंस आपको कही थी, FATF ने कुछ 27 कंडीशंस कही थी पाकिस्तान को कि भाई ये 27 कंडीशंस आप मीट करोगे। 2018 में कहा था कि अगर ये 27 कंडीशंस आप मीट करोगे तो हम आपका नाम ग्रे लिस्ट से फिर से निकाल देंगे। 2015 में निकाल दिया था, फिर हम 2018 में जो कंडीशंस दिए हम फिर से आपका नाम निकाल देंगे, लेकिन आप हमारी 27 कंडीशंस को मीट कीजिए। पाकिस्तान ने 27 कंडीशंस में से सिर्फ 5 ही कंडीशंस को मीट किया था, और FATF ने कहा था पाकिस्तान को कि भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे कि आप जो फंडिंग है तो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उन पे कैसे आप रोक लगा सकते हैं। तो डेडलाइन फिर फरवरी 2020 तक की दे दी थी FATF ने पाकिस्तान को। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया, तो एक डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, चलो साल और बढ़ा दिया गया। अब अक्टूबर 2021 तक की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान की सरकार ने 26 कंडीशंस मान ली हैं 27 कंडीशंस में से, यानी कि 26 आउट 27 पॉइंट्स आर मेट। जून 2021 में पाकिस्तान वाज गिवन अनदर 7 पॉइंट एक्शन प्लान। तो 27 कंडीशंस थी, 27 प्लस 7 अब 34 हो गए, ठीक है। और यहां पे FATF ने कहा कि स्पेसिफिकली ये जो कंडीशंस आपको और बढ़ा के हम दे रहे हैं 27 प्लस 7, कैसे आप और कड़े से कड़े कदम उठा सकते हैं, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं ऑन कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है जी हम जरूर करेंगे, इमरान खान ने कहा कि डेफिनेटली जी हम आपकी कंडीशंस पे जरूर अबाइड करेंगे। तो FATF ने कहा कि अगर आप इस कंडीशंस को अबाइड करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको हम जनवरी 2023 तक का समय देते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं कि कहां आप हमारी बात नहीं मान रहे थे, कहां आपने सिर्फ 5 कंडीशंस मानी 27 में से, आज आपने 26 कंडीशंस मान ली 27 में से, और आज आप कह रहे हैं कि आप 7 और कंडीशंस मानेंगे। तो FATF ने अप्रिशिएट किया इस एफर्ट को पाकिस्तान की सरकार का, और यह कहा कि भाई जनवरी 2023 तक का आपको टाइम देते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी हम जनवरी 2023 तक ये सारी कंडीशंस आपकी मान लेंगे। उसके बाद FATF ने कहा अगर आप मान देंगे उसके बाद हम आपको ग्रे लिस्ट में नहीं रखेंगे, आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। तो ये था दोस्तों FATF के बारे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेके। तो दोस्तों अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, व्हाट इज ICC? देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट कोर्ट है जो कि प्रोसिक्यूट करता है फॉर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम। सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हम जेनोसाइड की बात करें, वॉर क्राइम्स की बात करें, क्राइम्स अगेंस्ट इनोसेंट चिल्ड्रन, इनोसेंट सिविलियंस की बात करें, एग्रेशन की बात करें, ठीक है। तो इस कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था कि कैसे was established to fight the global impunity and bring to justice those criminals जिन्होंने इस तरह के क्राइम्स कमिट करे अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब ICC को कंफ्यूज नहीं करना हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। दोनों ICC और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का जो हेडक्वार्टर्स है, जो ऑफिस है, वो हेग में है, नीदरलैंड्स में, लेकिन इन दोनों को हमने कंफ्यूज नहीं करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेंबर कंट्रीज की, देखिए अब यहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें या चाइना की भी बात करें, इंडिया और चाइना जो दोनों देश हैं वो नॉन सिग्नेटरी हैं टू ICC, ठीक है। तो यहां पे 3 तरह के देश आ जाते हैं। एक तो जो कि पार्टी हैं टू दी ICC, तो कुछ 123 देश हैं जो कि मेंबर्स हैं टू दी ICC। दूसरे उस तरह के जिन्होंने ICC के स्टैचू को, यानी कि रोम स्टैचू को साइन तो किया है लेकिन रैटिफाई नहीं किया। और तीसरे अगर हम बात करें इंडिया की, बात करें चाइना की, तो इन्होंने ना ही साइन किया है और ना ही रैटिफाई किया है। तो ये बात समझनी जरूरी है। तो रोम स्टैचू की यहां पे बात आ जाती है। अभी मैंने रोम स्टैचू का वर्ड यूज किया था। तो ICC फंक्शनल कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी थी विच वाज एस्टैब्लिश्ड, विच वाज अडॉप्टेड बाय द UNGA, दैट वाज डन इन 1998। कहां पे करी गई थी? वो रोम में, यानी कि इटली में, ठीक है। तो यहां से इसका नाम हो गया रोम स्टैचू, क्योंकि इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी थी वो रोम में एस्टैब्लिश करी गई थी, इस करके वहां से इसका नाम रोम स्टैचू हो गया। अब टू बिकम द मेंबर ऑफ द ICC, यहां पे ये बात समझनी जरूरी है दोस्तों। देखिए ये बातें ना फैक्चुअल चीजें, जैसे कहते हैं ना डेविल लाइज इन द डिटेल, ये बातें जब हमको MCQs में आ जाती हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हमको इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक रिगार्डिंग बहुत कम
कम रहती है। तो अगर हमने मेंबर बनना आईसीसी का और स्टेट पार्टी का, तो टू द रोम स्टैचू द कंट्रीज हैव टू साइन एंड ऑल्सो रैटिफाई। यानी कि आपको आप जैसे रशिया की बात करें, रशिया इज नॉट अ मेंबर टू द आईसीसी। वाई? बिकॉज रशिया ने साइन तो किया लेकिन रैटिफाई नहीं किया। आईसीसी क्या कह रहा है? आईसीसी कह रहा है कि अगर आपने मेरा मेंबर बनना, आपको साइन भी करना पड़ेगा प्लस रैटिफाई भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो 123 देश हैं जो कि आईसीसी के मेंबर्स हैं। मोस्टली इन 123 देशों में से अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि बहुत कंसिडरेबल नंबर बनाती हैं टू द आईसीसी मेंबरशिप। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, टर्की, दे हैव नेवर साइंड द रोम स्टैचू। और on the other hand, USA, रशिया, इजराइल, सीरिया, they have signed but have never ratified। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आईसीसी फंक्शन कैसे करता है? तो आईसीसी फंक्शन करता है थ्रू द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड 18 जजेस प्रेजेंट इन द आईसीसी। अब दोनों जो जजेस और प्रोसिक्यूटर्स हैं, दे होल्ड अ नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इनकी जो 9 ईयर टर्म होती है वो एक बार होती है, यानी कि वो रेपिटेशन में नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो सेकंड टाइम वो टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है रीइलेक्ट होने के लिए। अभी जो करंट प्रोसिक्यूटर ऑफ द आईसीसी वो एक ब्रिटिश लॉयर है बाय द नेम ऑफ मिस्टर ए करीम खान। अब यहां पे आईसीसी में 3 तरह के बेंचेस होते हैं, एक तो प्री ट्रायल, एक ट्रायल और एक एपेलेट बेंच। ठीक है, अब अगर प्रोसिक्यूटर ने किसी भी इशू के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर को पहले परमिशन लेनी पड़ती है प्री ट्रायल जजेस से। तो 3 तरह के हमने यहां पे बेंच डिस्कस करे, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड एपेलेट बेंचेस। तो ये बात समझनी जरूरी है। अब हाउ डज द प्रोसिक्यूटर ओपन इन्वेस्टिगेशन? तो पहले केस में जब एक केस रेफर किया जाता है बाय मेंबर कंट्री टू दी रोम स्टैचू, टू दी आईसीसी इन इट्स ओन टेरिटरी। दूसरा, जब केस रेफर किया जाता है बाय द यूएनएससी। और तीसरा, जब प्रोसिक्यूटर अपने आप केस अगर अपने आप केस वो लेना चाहता है। कैन द नॉन मेंबर स्टेट्स बी प्रोसिक्यूटेड? तो यहां पे 3 कंडीशंस फिर आ जाती हैं। अगर तो जो क्राइम्स हुए हैं, जेनोसाइड की बात करें, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, अगर क्राइम्स अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस की बात करें, इस तरह के जो क्राइम्स अगर परपेट्रेट हुए हैं बाय द नॉन मेंबर्स इन अ मेंबर स्टेट, तो इसका केस लिया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन के लिए वैलिड है। ठीक है, यानी कि अगर ये क्राइम किसी नॉन मेंबर ने किया है, तो फॉर एग्जांपल हम नॉन मेंबर की बात करें, लेट्स से अगर हम बात करें, लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट चाइना। ठीक है, अगर चाइना ने कुछ जेनोसाइड किया है, कोई वॉर अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस किया है इन अ मेंबर स्टेट, सो फॉर हाइपोथेटिकली चाइना ने किसी मेंबर स्टेट में, यानी कि जो मेंबर स्टेट आईसीसी का है, जो मेंबर स्टेट रोम स्टैचू का है, उस देश में जाके कोई ऐसे क्राइम्स किए हैं, तो आईसीसी जो है, आईसीसी का जो प्रोसिक्यूटर है वो ट्राई कर सकता है चाइना की सरकार को, इफ द नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट द कोर्ट जुरिस्डिक्शन। और तीसरा, जब सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करता है। यानी कि दोनों ही केस में, चाहे हम बात करें क्या नॉन मेंबर स्टेट्स भी प्रोसिक्यूटेड या हाउ डज द प्रोसिक्यूटर ओपन इन्वेस्टिगेशन, दोनों केस में एक बात कॉमन है कि यूएनएससी का जो प्रपोजल है, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है, वो बहुत यहां पे मेन इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। What cases has the ICC dealt in the past? तो 2011 में यूएनएससी ने रेफर किया था द सिचुएशन which was happening in Libya, the civil war which was happening in Libya। अब इसके चलते क्या था, यूएनएससी ने एलिगेशंस डाली थी गद्दाफी के ऊपर और साथ में उनके रिलेटिव्स के ऊपर। तो गद्दाफी वाज द डी फैक्टो लीडर ऑफ लिबिया बिफोर 2011, कि भाई ये जो लोग हैं, ये और इसके जो रिश्तेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलियन किलिंग्स। लेकिन अब हुआ क्या, ये तो एलिगेशन डाल दी, लेकिन इससे पहले कि गद्दाफी को ट्राई किया जाता आईसीसी में, गद्दाफी की डेथ हो गई थी, गद्दाफी को मार दिया गया था। ठीक है, अब आईसीसी ने कहा कि हम ऐसे कैसे ट्राई कर लेंगे गद्दाफी को, वो तो जिंदा ही नहीं है। अब आईसीसी का जो कानून है वो कहता है दैट वी कैन नॉट ट्राई एनी इंडिविजुअल्स टिल द टाइम दे आर प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। उसके अलावा एक और केस है जो आईसीसी में चला है 2019 में, जो प्रॉब्लम्स, जो अट्रॉसिटीज रोहिंग्यास के ऊपर की जा रही थी म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार की जो खास करके मिलिट्री ने जो प्रॉब्लम्स रोहिंग्या के ऊपर क्रिएट कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम म्यांमार में भी थी, बांग्लादेश में भी थी। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं सिंस द लास्ट 20 years ऑन द एलिजेड वॉर क्राइम्स कमिटेड इन अफगानिस्तान। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, अगर आपने मेंस में भी आंसर लिखना है, अगर हम आईसीसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आप ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं दैट द केसेस फॉर व्हिच द आईसीसी हैड प्रोसिक्यूटेड दीज कंट्रीज और दीज इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम मुअम्मर गद्दाफी की बात करें। अब क्रिटिसिज्म क्या है आईसीसी का? देखिए, अब काफी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आईसीसी का जो ब्लॉक है, इसमें ज्यादातर तो अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, और आईसीसी में इतने सारे जो एफर्ट्स और इतने सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्या उसका कुछ आउटकम है? ठीक है, देखिए 19 साल आफ्टर 19 years ऑफ बीइंग एक्टिव, ठीक है, अगर हम 2002 के बाद आज की बात करें, चलो 20 साल हो गए, द कोर्ट हैज कन्विक्टेड ओनली 10%। इतना सारा यहाँ पे बजट जा रहा है, इतनी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही है, क्या इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन करना वैलिड है? ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑल्सो हिंट एट द फैक्ट दैट द कोर्ट मे बी शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग अप
द बिगर पावर्स, द वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो ऐसी बात तो नहीं कि अट्रॉसिटीज वहां भी नहीं होती हैं, या अमेरिका या यूके, या अगर हम बात करें बाकी देशों की भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नॉन मेंबर्स, वो बाकी मेंबर स्टेट्स में जाके अट्रॉसिटीज कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पे इतना ज्यादा चैलेंज क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पे ये क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। नाउ द कोर्ट सिंस इट्स फॉर्मेशन हैज टेकन अप इन्वेस्टिगेशंस ओनली पर्टिनेंट टू द अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज के मामले में आईसीसी का जो है वो बोलबाला जो है, दबदबा है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जब बात काउंटर करने की आती है, अब देखिए अफगानिस्तान में जो वॉर क्राइम्स हुए थे, तो यहां पे आईसीसी ने इतना इफेक्टिवली अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं लिया, ठीक है। हालांकि जो अभी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटर हैं, जो भी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटर है मिस्टर खान, उन्होंने जरूर कहा था कि हम अमेरिका के अगेंस्ट भी एक्शन जरूर लें, जो भी प्रॉब्लम्स पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में रही हैं कि हमको अमेरिका के अगेंस्ट भी और तालिबान के अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने वो विल नहीं दिखाया, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन इन 2016 दिस वाज अ प्रपोजल व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय केन्या। उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम सारे के सारे जो अफ्रीकन देश हैं जो कि आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्यों ना अपने आप को विड्रॉ ही कर लें, वो बेटर रहेगा। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अंत में ये बात समझ लें। देखिए रिसेंटली जो प्रोसिक्यूटर आईसीसी के मिस्टर खान, उन्होंने ये कहा कि भी जो अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इशू हो रहा है, कितने सारे सिविलियंस यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, कि कैसे इन्वेस्टिगेशन आईसीसी कर सकता है इनटू द सिचुएशन व्हिच इज अनफोल्डिंग इन यूक्रेन। नाउ इन्होंने कहा कि बोथ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे आईसीसी का जो पर्पस था एस्टैब्लिश करने का, जेनोसाइड की बात करें, क्राइम अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस की बात करें, तो ये प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि ये तो साहब हो रहा है वहां पे, ये तो यूक्रेन में सब कुछ हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन इज नॉट अ स्टेट पार्टी टू द आईसीसी, लेकिन यूक्रेन ने पहले भी, जब 2014 में जब क्रिमिया का एनेक्सेशन हुआ था, जब रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स किया था, तो पहले भी यूक्रेन ने कुछ ऐसे प्रपोजल्स थे जो कि आईसीसी के एक्सेप्ट करे थे। दूसरी बात यह आती है कि रशिया भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे कि पिछली स्लाइड में, तो अगर हमने वो मैप देखा है, तो रशिया ने और यूएस ने डेफिनेटली साइन जरूर किया था रोम स्टैचू को, लेकिन रैटिफाई नहीं किया था। तो इस करके रोम स्टैचू क्या कहता है, वो कहता है भाई आप मेरे को साइन भी करिए और रैटिफाई भी करिए, तभी आप मेंबर कहलाएंगे। तो रशिया भी मेंबर नहीं है और यूक्रेन भी मेंबर नहीं है, ठीक है। एन इन्वेस्टिगेशन इन द पास्ट वाज ओपन इन यूक्रेन, दिस इज बैक इन 2014, जब इस तरह की एलिगेशंस लगाई गई थी कि खास करके जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है, उस टाइम पे भी हुआ था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में यानी कि जो प्रो रशियन फोर्सेज हैं, जो प्रो रशियन जो लोग रहते हैं, यानी कि एंटी यूक्रेनियन जो पीपल हैं, कि भी उनके ऊपर बहुत अट्रॉसिटीज कैरी कर रही है यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन की पुलिस। तो इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई थी बाय द आईसीसी, ठीक है। और डेफिनेटली इक्वली इन्वेस्टिगेशन जो रशिया के एक्शंस थे एज फार एज एनेक्सिंग क्रिमिया इज कंसर्न्ड, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन आईसीसी ने करी थी। Having said that, neither, I repeat again, रशिया और यूक्रेन दोनों आईसीसी के मेंबर्स नहीं हैं। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। बाकी दोस्तों देखते हैं कल एडिटोरियल्स कैसे आते हैं। तो अगर एडिटोरियल्स अच्छे आएंगे, एनालिसिस के लायक होंगे, तो डेफिनेटली उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। दोस्तों मिलेंगे कल। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।